हाय जय हिंद बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10वीं विषय गणित के असाइनमेंट माह सितंबर का एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर इसी प्रकार के असाइनमेंट पाना चाह रहे हैं गणित के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो मैं यशवंत कुमार वर्मा आपके अपने चैनल YTV मैथ्स क्लासेस मैथ्स ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, अगर आपके पास कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के असाइनमेंट सभी विषयों का नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका वीडियो डला हुआ है और आई कार्ड में भी उसका वीडियो आ रहा है, जिसको आप क्लिक करके आप अपना सारे विषय का असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा चलाए गए ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल से पहुंच सकते हैं। उसका भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कक्षा 10वीं का असाइनमेंट प्रश्न पहला दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे। यदि भाजक बराबर x 3x घात 2 ऋण 2x धन 2 और भागफल x धन 1 है, शेष फल 3 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आप कक्षा 9वीं में इसको पढ़े हैं बच्चों। यहाँ बता दें, इसको कहते हैं भाज्य का नियम। ठीक है, इसको कहते हैं भाज्य का नियम या दीर्घ भाजक का नियम, जिसके माध्यम से आप कक्षा 8वीं में भी हल करके देखे हैं कि हम जो भागफल निकालते हैं और शेष फल निकालते हैं तो सही है कि नहीं, कर्म कन्फर्म कैसे होता है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाते थे और हम जानते थे कि यह हमारा जो भागफल और शेष फल है वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीर्घ भाजक का नियम हल दिया है तो यहाँ पे हमें हल करना है और हम क्या क्या दिए हैं प्रश्न में उसको लिखते हैं। जो दिया है, हमें भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको कक्षा 8वीं 9वीं में हम आपको दीर्घ भाजन का नियम बताए थे, तो वह याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल। ये हमें इसको कहते हैं दीर्घ भाजन का नियम। तो यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों, भाज्य बराबर भाज्य को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। चलिए, तो भाज्य बराबर भाजक का मान क्या है, देखिए भाजक का मान हमारे पास 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2 कोष्टक में कर दीजिए, गुणा भागफल क्या है हमारे पास x धन 1 और धन शेषफल बराबर 3। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। भाज्य बराबर गुणा करेंगे इस 3x घात 2 ऋण 2x धन 2 का x धन 1 के साथ। तो कहेंगे इस x का पूरे इसके साथ गुणा कर देंगे, तो x गुणा क्या हो जाएगा, 3x का घात 2 ऋण 2x और धन 2, पुनः धन 1 का पूरे इसके साथ हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x घात 2 ऋण 2x धन 2 और धन 3। तो चलिए इसको हम कोष्टक को खोलते हैं। भाज्य बराबर इस x का 3x के साथ गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x घात 2 के साथ गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3x का घात 2 गुणित x ऋण 2x गुणित 2x के साथ x का गुणा करेंगे, धन इस 2 का x का गुणा करेंगे, तो 2 गुना x, धन 1 का पूरे के साथ करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2 और धन 3 यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, भाज्य बराबर इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमें घातांक नियम लगाना पड़ेगा। क्या, घातांक नियम लिख दीजिए, क्योंकि हमें पता है क्या,
आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है घातांक नियम से। तो 1 का घात m गुना 1 का घात n बराबर 1 का घात m धन n होता है। हम आपको घातांक नियम कक्षा 8वीं में भी बताए हैं और कक्षा 9वीं में बताए हैं, तो ये नियम आपको याद रखना होगा। तो चलिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आधार समान होता है x घात 2 और x घात 1 गुना, तो जुड़ जाएगा 3x घात 3 ऋण, यहाँ भी घातांक नियम लगाइए तो 2x घात 2 धन 2 गुना x मतलब 2x धन 3x घात 2 और ऋण 2x धन, इसको हल कर दीजिए, धन 2 और धन 3 बराबर धन 5। नेक्स्ट स्टेप चले बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाज्य बराबर, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे सजातीय ढूंढना है। सजातीय हल करने पर सजातीय हल कर देंगे तो x घात 3 ढूंढिए, x घात 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लिख देंगे सेम टू सेम 3x घात 3। अब उसके बाद x घात 2 ढूंढिए, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके चिन्ह सहित ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों सजाती दिख रहा है, तो इसके स्थिरांक देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे ऋण 2 और धन 3 क्या हो जाएगा, धन 1 और x घात 2। उसके बाद x घात 1 धन 2x और ऋण 2x कट जाएगा और बचा क्या हमारे पास धन 5। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों हमारा भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा भाज्य बराबर 3x घात 3 धन x घात 2 और धन 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह आपका 3 अंक के लिए क्वेश्चन था, तो इस प्रकार आपको 3 अंक मिल जाएगा। देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2। बच्चों प्रश्न दूसरा हम हल करते हैं। यहाँ पे दिया है वर्ग समीकरण 9x घात 2 ऋण kx धन 16 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यह कौन सा प्रश्न है, तो अध्याय 3 का प्रश्न है और मूल समान है, तो यह कहाँ से बनेगा, मूलों की प्रकृति आपको बताए थे। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको आई कार्ड में दे रहे हैं, उसके माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मूलों की 3 प्रकृति होती है बच्चों, जिसको हम विविक्त कर कहते हैं डी। तो डी का मान 3 कंडीशन रखता है, डी बराबर 0, तो मूल क्या होंगे, मूल समान व वास्तविक, और डी बड़ा होगा 0 से, मतलब धनात्मक मान आएंगे, तो क्या हो जाएंगे, तो मूल असमान व वास्तविक। आप सार रूप में बता देते हैं, आपको सार रूप में बताते हैं। और तीसरा कंडीशन है डी छोटा होगा और 0 बड़ा होगा, तो काल्पनिक मूल क्या होगा, काल्पनिक व असमान। या हम इसको ऐसे पलटा कर लिख दें, मूल असमान व काल्पनिक, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि मूल समान वाला कंडीशन बस बोल रहा है, तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे मूल समान वाला कंडीशन कहाँ है, ये दोनों तो असमान है, तो मूल यहीं पर ही समान है, तो d = 0, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो चलिए हम हल करते हैं यहाँ पे बच्चों। तो सबसे पहले हमें इसको मानक समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। आपको हम बता दिए हैं कि मानक समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण का मानक रूप। तो समीकरण को वर्ग समीकरण का मानक रूप
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो ए बराबर, जहां ए बराबर हो जाएगा बच्चों, चिन्ह सहित लिखना है उसको, धन 9, बी बराबर हमारे पास देखिए ऋण के, सी बराबर देखिए धन 16। तो यहाँ पे हमें विविक्त कर निकालना होगा। विविक्त कर बराबर विविक्त कर डी बराबर डी का वर्ग माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला है। अब उसके बाद हम लिखेंगे, तो चलिए मान रखते हैं डी बराबर डी का वर्ग मतलब ऋण के का वर्ग ऋण 4 गुना ए का मान क्या है 9 गुना सी का मान क्या है लिख देते हैं यहाँ पे 16। तो क्या हो जाएगा डी बराबर के का वर्ग मतलब के का घात 2 और 4 नियम है 36 और 36 गुणित 16 करते हैं बच्चों यहाँ पे 36 गुणित 16 बराबर 6 से 36 और 3 और 6 के 18, 18 और 3 21 और ये 36 हो गया। तो 6, 7 और 5 576 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऋण 576। अब यहीं पे हमें प्रश्नानुसार लगाना है कि मूल समान है, क्योंकि मूल समान है इसलिए, अब कंडीशन क्या है, डी की वैल्यू क्या है, मूल समान है तो डी इज इक्वल टू 0, मूल समान है इसलिए डी बराबर 0, इसलिए डी बराबर 0 यहां रख देते हैं। फिर 0 बराबर के का वर्ग ऋण 576, ठीक है। अब हमें के का मान निकालना है, तो के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, तो के का मान हमें निकालना है। तो इस के को मैं पक्षांतर कर देता हूं, पक्षांतरण से मतलब राइट से लेफ्ट में, तो ऋण 576 का उल्टा हो जाएगा धन 576 बराबर के का घात 2। तराजू को पलटा दीजिए तो क्या हो जाएगा के का घात 2 बराबर 576। अब यहाँ पे के का घात 2 है, हमें सिर्फ के का मान निकालना है, तो इसको किसी न किसी संख्या का घात बिल्कुल 2 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमें अभाज्य गुणनखंड कर लिखें, और ध्यान देना है जब वर्ग को पक्षांतर करें तो वर्गमूल हो जाता है और धन और ऋण लगा देते हैं वहां पे हम। अब यहाँ पे हमें के का वर्ग मतलब के का मान निकालना है, तो के को पक्षांतर कर देंगे तो वर्ग उल्टा वर्गमूल और धन और ऋण लग जाएगा वर्गमूल साथ। अब हमें इस 576 को किस संख्या का घात 2 बनाना है, और किस संख्या का घात 2 मतलब वर्ग संख्या और वर्गमूल दोनों कट जाता है। तो हमारे पास संख्या 576 है बच्चों। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं कि जब वर्ग संख्या निकालना है तो इकाई से जोड़ा बनाइए, पहला जोड़ा और ये जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जोड़ा आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि हमारा वर्ग संख्या 2 डिजिट में होगा। अब इस पहले संख्या के लिए हमें ऐसे वर्ग संख्या निकालना है जिसका गुना करें, वर्ग संख्या करें तो 5 से ज्यादा ना हो, मतलब 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 4 गुणित 4, 5 गुणित 5, 6 गुणित 6, हो गया 4, 9, 16, 25 और 36। तो यहाँ पे हमें वर्ग संख्या लेना है, ये वर्ग संख्या है, तो इससे ज्यादा ना हो, तो क्या आ गया हमारे पास 4 आ रहा है, और 3 ले रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो हमारे पास 2 हो गया, पहला डिजिट 2 हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा डिजिट में ऐसा लेना है जिसके इकाई में क्या होना चाहिए, जिसके इकाई में 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले, इसके इकाई में 4 है, 9 है, इसकी इकाई में 6 है, तो इसका एक डिजिट लें तो 4 हो रहा है। अब इसका हम वर्ग करें, इसका वर्ग करें तो हमारे पास 576 मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको गुना करें 24 गुना 24 तो बिल्कुल 576 ही आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या
k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24/2। अब यहाँ पे हम इसको हल करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम k का इज इक्वल टू धन ऋण रूट कट गया और घात 2 कट गया, हमारे पास बचा धन ऋण 24। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए k इज इक्वल टू धन ऋण 24 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए बच्चों तीसरा सवाल हल करते हैं। वर्ग समीकरण के मूल 6 धन करनी 5 और 6 ऋण करनी 5 है, तो वर्ग समीकरण बनाइए। इसमें भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे मूल, जिसको हम हमारे पास वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। पहला अल्फा दूसरा बीटा। तो पहला अल्फा दिया हुआ है, दूसरा बीटा। तो हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। सूत्र क्या है, क्योंकि हमें सूत्र पता है। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स धन अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। और इसको शब्दों में लिखें बच्चों तो एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये हमारा सूत्र होता है। अगर ये आपको पता है तो आपको इजीली 3 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हमारे पास मूल दिए हुए अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे हमें मूलों का योगफल निकाल लेते हैं और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। इसलिए इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 धन करनी 3 धन दूसरे क्वेश्चन में बीटा इज इक्वल टू 6 ऋण करनी 3 नहीं सॉरी 5 है यहाँ पे 5। इसको जब हम हल करेंगे तो 6 धन करनी 5 धन 6 ऋण करनी 5। इसको हल कर दीजिए, सजाती को हल करेंगे तो ऋण करनी 5 और धन करनी 5 कर गया। बचा क्या हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और 6 धन 6 12, ठीक है। मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा मान रख दीजिए। तो 6 धन करनी 5 पहले कोष्टक में गुना, दूसरे कोष्टक में 6 ऋण करनी 5। तो यहाँ पे देखें दोनों समान दिख रहे हैं, सिर्फ चिन्ह फर्क है धन और ऋण। तो जब दोनों समान हो और धन और ऋण का फर्क हो तो फार्मूला हमारे पास लग जाता है बच्चों, क्या, a का स्क्वायर ऋण रूट 5 का स्क्वायर। मतलब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमें मिल जाता है सर्व समीकरण 3। क्या हो जाता है, a ऋण b पहले कोष्टक में इंटू a धन b दूसरे कोष्टक में, तो ये हो जाता है a का स्क्वायर ऋण b का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो चलिए हमने इसी फार्मूला के माध्यम से रखा। तो 6 का वर्ग मतलब 6 का 36 ऋण 5 का वर्ग मतलब 5। ये कहाँ से आया, ये भी हमारा फार्मूला है, क्या, करनी a गुना करनी a बराबर हमारे पास हो जाता है a, ठीक है। तो चलिए हम इसको 36 में 5 घटा देते हैं तो 31 हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू इतना, अल्फा डॉट बीटा और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 31 हो गया। अब यहाँ पे मान रख देते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, चलिए रख देते हैं बच्चों यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा, हमने क्या निकाला, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12 है ना, 12x
धन अल्फा डॉट बीटा हमने क्या निकाला 31 बराबर 0। ये हमारा हो गया आंसर, आपको मिल जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे चौथा सवाल देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे हमें के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय जो दिए हुए हैं 2 समीकरण, उसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा उसको हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो हम आपको बता दें समीकरण निकाय के हल होने के प्रकार, हल के प्रकार कितने हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबंध है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है, तब हम कहते हैं बच्चों अद्वितीय हल होगा। तो यही हमें कहा गया है यहाँ पे अद्वितीय हल है कि नहीं। ये अगर फॉलो हो जाता है तो हम लिख देंगे कि हमारा प्रश्न में अद्वितीय हल हो रहा है। बाकी दूसरा कंडीशन क्या कहा गया, a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/2 हो जाता है, तब हम इसको कहेंगे कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है, तब हम कहेंगे बच्चों कि इसके अनेकों हल होंगे, कई हल होंगे। तो यहाँ पे हमें समीकरण निकाय का मानक रूप पता होना चाहिए, क्योंकि हमें समीकरण निकाय का अद्वितीय रूप क्या होता है, क्योंकि समीकरण निकाय का मानक रूप पता होना चाहिए। क्या होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारा समीकरण निकाय का मानक रूप होता है। तो हमारे समीकरण को बदलना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। चलिए उसको हम बदल देते हैं समीकरण निकाय को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हमें पक्षांतर करना पड़ेगा अचर पद को। तो क्या हो जाएगा 5x ऋण 7y बराबर 5, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, और 2x धन ky बराबर 1 समीकरण 2। अब यहाँ पे हमें तुलना करना है, इसी से तुलना करने पर तुलना से, ठीक है, तुलना से। तो तुलना करेंगे जहां, अब बता दीजिए ये पहला समीकरण इसके लिए है। तो a1 इज इक्वल टू 5 धन 5 और b1 इज इक्वल टू ऋण 7 और c1 इज इक्वल टू 5। उसी प्रकार a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, b2 बराबर k और c2 बराबर 1। तो यहीं पे हमें लगाना है, क्या कहा गया है, अद्वितीय हल होगा या नहीं। तो हम लिखेंगे अद्वितीय हल होने के प्रतिबंध। तो यहां हम लिख देते हैं बच्चों अद्वितीय, क्योंकि अद्वितीय हल होने का शर्त लिख देते हैं। तो शर्त क्या है देख लीजिए, ये क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तब हम कहेंगे अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। a1 का मान क्या है, यहाँ पे a1 का मान 5, a2 का मान क्या है 2। अब यहाँ पे मान रख देते हैं b1 का मान क्या है 7 और ऋण 7 है ना, और बटे b2 का मान क्या है k इज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है बच्चों, एक अद्वितीय हल किस मान के लिए, किस मान के लिए कहा गया है यहाँ पे। तो हमें k का मान निकालना होगा। तो k के किस मान के लिए हमें, मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, ज्ञात करना है अद्वितीय हल होगा तो k इज इक्वल टू निकालना है, हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो तिर्यक गुना कर दीजिए, तिर्यक गुना से तिर्यक गुना, तो क्या हो जाएगा 5k इज नॉट इक्वल टू ऋण 7 गुणित 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k इज नॉट इक्वल टू ऋण 14 और k इज नॉट इक्वल टू ऋण 14/5
ये हमारा के की किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो के की ऋण 14/5 के लिए अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हम पांचवा